लाइट चैप्टर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं और उसमें हमने एक छोटा सा डेरिवेशन भी किया था, आपको याद अगर हो तो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ा था। उस ग्लास स्लैब के डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि वहाँ पर जब ग्लास स्लैब से किसी भी लाइट को पास कराते हैं तो वो दो तरह के रिफ्रैक्शन वहाँ पर देखने को मिलते हैं, दो रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। पहले ऊपर वाली सरफेस पर देखने को मिलता है, फिर उसके बाद नीचे वाली सरफेस पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने दो रिफ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है। इसमें ग्लास स्लैब की कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, ये पढ़े थे तीनों। और इसी तरह से वहाँ पर आपने एंगल पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस। सेम इसी तरह से आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब एक लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो वो भी, जैसे ग्लास स्लैब में दो रिफ्रैक्शन हमने देखे, सिमिलरली यहाँ पर भी दो रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा वो इस वाली सरफेस पर देखने को मिलेगा, ए बी पर। ये एक प्रिज्म है ए बी सी, क्लियरली दिख रहा है सबको, ए बी सी, ठीक है। ये इस प्रिज्म का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये, ठीक है। क्या सर ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं कहलाएगा? तो आंसर है एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा लिया जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट रे कौन सी वाले सरफेस पर आई। मतलब ये कि अगर इंसिडेंट वाली रे इस सरफेस पर आई और इस सरफेस से बाहर निकली, तो जिस सरफेस पर इंसिडेंट रे आती है और जहां से इमरजेंस रे बाहर निकलती है, उन दोनों सरफेस के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ये कि अगर रे इधर से आती और इधर से निकलती तो बताइए एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता? बी। समझ आ रहा है आपको सबको? ठीक। सिमिलरली अगर कोई रे इधर से आती और इधर से निकलती तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता? सी। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये समझ आया? ठीक। सबसे पहले एक व्हाइट लाइट लीजिए और उसको यहां से पास कराइए। एक लाइट को हमने यहां से पास कराया, ये जो रे है PE, ये कौन सी रे है? तो आंसर है ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, ठीक है। जब ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पर आएगी तो क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, इसलिए ये क्या करेगी? तो आंसर है यहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। ये समझ आया? तो ये इंसिडेंट रे अपने रास्ते में ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसी ना जाकर ये क्या करेगी? ये अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो ये अपना, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ठीक है, लेकिन इस सरफेस की वजह से यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन की वजह से अब इसका पाथ ये हो गया। ये समझ आया? ठीक। इसने कितना एंगल डेविएट हो गई है अपने पाथ से, कितना भटक गई अपने पाथ से? तो आंसर है ये अगर अपने रास्ते में सीधा जाती तो ऐसा जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ये इतना एंगल घूम गई। कितना? डी। ये जो एंगल डी है इसका नाम हमने क्या रखा है? एंगल ऑफ डेविएशन, जितना ये बेंड हो गई। समझ आ गया? ठीक। ये रे अपने रास्ते में ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब हमने पहले क्या यहां पर बनाया? एक नॉर्मल। क्या बनाया? क्योंकि हमें पता है ये नॉर्मल की तरफ क्या होने वाली है? बेंड होने वाली है। तो ये नॉर्मल है और ये ओरिजिनल लाइट है। अब ये अपने रास्ते से ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे, ठीक है। जब ये इस तरह से मुड़ जाएगी तो मुड़ने पर क्या होगा? तो आंसर है ये इतना मुड़ गई है, ये मुड़ी है इतना, और नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी? बोलिए क्या नाम होगा इसका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक बार फिर से देखिए, ये इंसिडेंट रे अंदर गई, ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर ये क्या हो गई है? यहां पर बोलो, बेंड हो गई। तो नॉर्मल के साथ जो यहां पर एंगल बनेगा उसका नाम क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई EF। ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी उसका नाम हमने क्या रखा? बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक। अब फाइनली अब ये वाली जब रे यहां पर पहुंचेगी इस वाली सरफेस पर AC पर, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब जब फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन होने पर हम ये देखते हैं कि ये डेंसर से कहां जा रही है? रेयरर में। तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर हो जाएगी। तो पहले हमने यहां पर एक नॉर्मल बना लिया,
इस वाली सरफेस पर, ठीक है। अब इसे अपने पास अपना अगर रास्ता ओरिजिनल वाला अगर ये फॉलो करती तो ये अपने रास्ते में ऐसे जाती, हाँ या ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर हो गई। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहां पर कितने रिफ्रैक्शन देखने को मिले, दो, कहां कहां पर, एक ए बी वाली सरफेस पर और एक ए सी वाली सरफेस पर। ए बी वाली सरफेस पर जो रे आई उसका क्या नाम है, इंसिडेंट, क्या नाम है, इंसिडेंट रे। ई से लेकर एफ तक जो अंदर उसने जो रे बनी है उसका क्या नाम है, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी, और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होने के बाद जब जो रे बाहर निकल रही है उसका क्या नाम है, इमरजेंस रे। कौन सी रे है, इमरजेंस रे, ठीक है। अब इमरजेंस रे का जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ इनके एंगल तीनों समझ में आ रहे हैं, आई, आर और ई। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको समझ में आ ही गया। अब क्योंकि यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो दोनों रिफ्रैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट देखो आप, दोनों रिफ्रैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों रिफ्रैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट कहां दिखेगा, स्टार्टिंग पे जाओ बिल्कुल। ये रे अगर अपने रास्ते में सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन दो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां दिखाई दे रही है, तो आंसर यहां दिखाई दे रही है या ना। ये अपने रास्ते में ऐसे जाती, लेकिन कितने रिफ्रैक्शन हुए, दो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फाइनली कहां दिख रही है, तो आंसर है यहां दिख रही है। तो इस वाली रे और इस वाली रे के बीच में कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ है, ये बेंड हुई है, कितना बेंड हुई है, तो इसके लिए हमने इसको पीछे ट्रेस किया, ये, ठीक है, और यहां पर एक एंगल बना लिया। ये जो ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट हो गई है वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच में बनाया जाता है, तो आंसर है इमरजेंस रे और इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ के बीच में। इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ये है और इमरजेंस रे का ओरिजिनल पाथ ये है, इनके बीच में जितना एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। अब इसमें एक रिजल्ट है जिसको हम लोग क्लास 11-12 में जब जाएंगे तो इसको ड्राइव भी करेंगे वहां पर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी। एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, इक्वल होता है किसके, एंगल आई प्लस एंगल ई के। ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि ये जो रे डेविएट हो रही है ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो आंसर है किसी भी रे का प्रिज्म से पास करना और उसका डेविएट हो जाना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट एंगल कितना था। इंसिडेंट एंगल यानी आई पता होना चाहिए, आई पर डिपेंड करेगा, आई कम या ज्यादा होगा तो कौन कम या ज्यादा होगा, ई कम या ज्यादा होता रहेगा, ध्यान रखना इसको, ई कम या ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्शन फाइनली वो डेविएट कितना करेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, एक तो आई पर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर। ये प्रिज्म का एंगल आपने कितना कम या कितना ज्यादा वाला प्रिज्म लिया है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि फाइनली रे जो डेविएट होगी वो कितना डेविएट होगी, ठीक है। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, और दो चीजें, क्या चीज, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एंगल आई प्लस, और ये ए इधर लाइए दिस, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, और क्लास 12th में जब आप इस रिजल्ट को लिखा करोगे तो कुछ इस तरह से लिखा करोगे, आई माइनस ए। ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये क्वांटिटी, ये किस पर डिपेंड कर रही है, इस क्वांटिटी पर, आई माइनस ए पर। ये आई जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही आई माइनस ए का आंसर बड़ा आएगा, हाँ या ना बोलो, समझ आ रही बात। आई जितना ज्यादा लार्ज होगा, जैसे एंगल ऑफ ए तो आप कांस्टेंट कर लो पहले एक बार के लिए, मान लो एक प्रिज्म लिया, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है मान लीजिए 30 डिग्री, कितना, ठीक है। अब इंसिडेंस एंगल है वो तो हम चेंज कर सकते हैं, प्रिज्म का एंगल तो चेंज नहीं कर रहे हम, क्या चेंज कर सकते हैं बताओ, एक बार हमने प्रिज्म सेलेक्ट कर लिया, अब हम इंसिडेंस एंगल कर सकते हैं चेंज अपनी तरफ से। तो मान लो एक बार किसी बच्चे ने लिया 50 डिग्री,
ठीक है। और एक बार मान लो किसी ने लिया, एग्जाम्पल के लिए कहता हूं 70 डिग्री, तो दोनों का आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आया 20 और इसका आंसर बोलो कितना आया? कितना आया 40। तो 20 और 40 में से अगर एंगल ई में 20 ऐड होगा तब इसका आंसर ज्यादा आएगा, या 40 ऐड होगा तब ज्यादा आंसर आएगा? 40। और 40 आंसर कब ज्यादा आया था? जब हमने क्या ज्यादा लिया बोलो? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होगा, यानी कि रे उतना ज्यादा बेंड करेगी। ये समझ आया? ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर कैसे डिपेंड कर रहा है सर? तो एंगल ऑफ प्रिज्म का आंसर है ना, जितना छोटा होगा, ध्यान सुनना, एंगल ऑफ ए का आंसर कितना होगा? जितना छोटा होगा उतना ही डेविएशन वहां पर ज्यादा होगा। कैसे? मान लो हमने जो हमारा इंसिडेंस एंगल है उसे फिक्स कर लिया, कितना? 70। अब एक बार हमने एंगल ऑफ प्रिज्म ऐसा लिया जो 30 डिग्री का था, और एक बार हमने ऐसा लिया जो 20 डिग्री का था। तो यहां पर कितना बचा? 40। यहां पर कितना आया? 50। ठीक है। तो प्रिज्म के एंगल की वैल्यू हमने जब छोटी ली तो हमारा ये नंबर बड़ा आया ना, और जब ये बड़ा नंबर इसमें ऐड होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन का आंसर ज्यादा आएगा। ठीक है। तो फिर से बताइए, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी प्रिज्म से पास करती है तो उसमें कितना बेंडिंग ज्यादा होगी या कम होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो आंसर है दो चीजों पर। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, नंबर 2 एंगल ऑफ प्रिज्म। कैसे? तो आंसर है एंगल आई ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होगा, कम होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा। तो ए के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, दिस एंड एंगल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। ये हम लोग अपने याद रखने के लिए कर सकते हैं। हालांकि एक या दो नंबर में, एक नंबर में कोई आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा आपको, और मे भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये दो प्रिज्म हैं, बताइए इनमें से कहाँ ज़्यादा डेविएशन होगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आप बता सकते हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ हमने एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म में से एक इंसिडेंस एंगल था 30 डिग्री, एक था 50 डिग्री, बताओ डेविएशन कहाँ ज़्यादा हुआ होगा? तो आप बता सकते हो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 50 डिग्री वाले में ज़्यादा हुआ होगा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर। ठीक है। So this is all about refraction of light through a prism. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।